शिखर और जानकी शारदा के पास जाकर उसे सारा मैटर समझाते हैं और चुलबुल गुंजन को अंदर ले जाती है। उस बच्ची की दिमागी हालत कमजोर है अभी माँ जी, बस कुछ दिन की बात है। 1 मिनट, ई का मतलब है कि दूसरा घर की बहू ढाल लाया हमाऊ बोड़ा, ई का मतलब हुआ भैया? माँ जी बस एक मेहमान समझ लो इसे, और फिर जब ये ठीक हो जाएगी तो। जानकी शिखर की ओर देखकर चुप हो जाती है। ठीक हो जाएगी तो इस पगली को बांध दियो हमारे शिखर के साथ, है ना? यही प्लानिंग है ना सबकी? मैं सब समझ रही हूँ बिटुआ, ये दादी बोली में ही कच्ची है, बुद्धि में ना। कान खोल कर सुन ले, ई लुगाई सेकंड हैंड है और सेकंड हैंड ही रहेगी, भले ही पागल हो या 1.5 शानी, मुझे इससे मतलब नहीं। हाँ माँ, तू एकदम सही है, पर वो सब बात की बात है, अभी तो तू शांत रह, उसे ठीक होते ही हम उसके मायके छोड़ आएंगे। शारदा अशोक की बात से शांत हो गई थी। उधर बेचारी गुंजन से तो ना उसका ससुराल छूटते से छूटा, ना ये ससुराल घर बन सका, और मायका वो तो कब का उसे भूल चुका था। रानी और सुधीर जान गए थे कि बेटी पराया धन होती है, और एक दिन समाज को कोई तगड़ा लाला आकर आपसे वो धन ले जाता है। ऐसे में उनको बार बार इस बात की चिंता करना ठीक नहीं लगा। जी, काफी दिन हो गए हैं गुंजन से बात किए हुए। छोटू भी बोल रहा था कि दीदी ने उसे मना किया था कॉल करने से। वो ठीक तो होगी ना? वो ठीक ना भी हुई तो हम क्या कर लेंगे रानी, ये बता। एक लोअर मिडिल क्लास की यही तो मजबूरी होती है कि बेटी को ससुराल में सुख मिले, इस चीज की गारंटी मांग नहीं सकते, और अगर दुख मिला तो उसे उठाकर घर में वापस नहीं ला सकते। ऐसे में सही यही होता है कि मन में सोच लो, सब बढ़िया है, सब ठीक है, और वो अपने परिवार में है और हम अपने परिवार में। ये तो वही बात है ना जी, आंख बंद किया और अंधेरा, ऐसे लगे जैसे हम किसी को देख ही नहीं रहे हैं, तो कोई हमें भी नहीं देख रहा। सो जाओ अब तुम, मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं बची है अब। रानी और सुधीर वैसे ही सो जाते हैं जैसे गुंजन की किस्मत सो चुकी थी। सुबकती हुई सी अपनी मेहंदी को निहारती सी ये बच्ची आखिर थी कौन? मैं सिया हूँ, एक और बेटी जो ब्याने जा रही है। ये मेरे हाथों की मेहंदी है जो मैंने खुद ने रचाई थी। ये मेरा दुल्हन का जोड़ा है जो मैंने ही पहना है। ये मेरा कन्यादान है जिसे मैं खुद करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है, पर मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जिनके हैं उनमें से कुछ सब कुछ होने पर भी मुझ जैसे ही है। आप मुझे नहीं जानते तो जाकर मेरी कहानी ढूंढिए, खोजिए बालिका वधू की दुनिया में। पर आप गुंजन को तो जानते हैं ना, उसके तो माँ बाप भी थे, मगर इस जगह सुधीर का ऐसा सोचना एकदम गलत था। वो एक डरपोक बाप था जो बेटी को बेटी नहीं जिम्मेदारी वाला बोझ समझ रहा था, जिसे उसने अंधे कुएं में धकेलने के बाद एक बार भी टॉर्च चलाकर ये भी नहीं देखा कि वो तैरना जानती भी है या नहीं, या फिर डूब चुकी है। बल्कि बेटी के माँ बाप का घर तो उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। जब ससुराल भा जाए तो माँ को हंसते हुए बताने आए, और जब ससुराल सताए तो माँ की गोद में सिर रखकर रोने को आ जाए। लेकिन कुछ बाप सोचते हैं कि बेटी घर अगर लौट कर आ गई तो लोग क्या कहेंगे। अरे जब बेटी वहां कुट पिट रही थी, लोग तो तब भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैं तो बस इतना कहूंगी कि बेटी पराई नहीं, बेटी को हमेशा अपनी ही कहिए, अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखिए, और जब उसे विदा करें तो ये जरूर कहना कि बेटी तेरे बाप के कंधे इस पूरे समाज से मजबूत हैं, तो चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ। जब लगे अब नहीं लड़ सकती तो बचपन की तरह इन कांधों पर आकर सिर टिकाना, फिर तेरे बाबा और तू दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। देख लूंगा कौन सताएगा फिर मेरी बेटी को। बस इतना विश्वास अगर बिटिया को मिल जाए ना जिस दिन, तब बेटी का सताई हुई बहू बनकर आत्महत्या करने वाले मामले कम हो जाएंगे। याद रखना, बेटी आपका वह धन है जो खर्चने पर भी दुगना होता चला जाएगा। जा रही हूँ मैं विदा होकर, पर लौटूंगी फिर कभी, जब आप लोग ढूंढेंगे इस बालिका वधू को फिर से। हैप्पी डॉटर्स डे। और वेटर ऑर्डर लेकर खुश होता है। प्रतीक उसे टिप भी देता है। ये देख चुलबुल तो प्रतीक की दीवानी हो उठी थी। मैं यही देखना चाह रही थी कि ये अपने पास के छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है। हे, कहाँ खो गई बताओ? आज फोन पर कुछ परेशान लग रही थी। तुम्हारे मैसेज चीख चीख कर कह रहे थे आई एम नॉट ओके, प्लीज हेल्प। अब बताओ क्या हुआ? पीके, तुम क्या सबकी बात बिना बोले ही समझ जाते हो? हाँ, सबकी नहीं, बस खास लोगों की। नहीं, कुछ नहीं, बस फैमिली इश्यूज पर। अब मैं तुमसे मिलने के बाद एकदम ठीक हूँ। तभी वेटर जूस ले आता है और गिलास रखते हुए चुलबुल पर जूस गिर जाता है। ओह शिट, पीके तुम यहीं रुको, मैं क्लीन करके आती हूँ। और चुलबुल के अंदर जाते ही उसका फोन बजता है, जिस पर गुंजन का फोन आ रहा था। वह फोन उठाकर स्क्रीन देखता है जिस पर लिखा था भाभी। प्रतीक फोन उठाता है और उधर से गुंजन की आवाज आती है। हेलो चुलबुल, गुड़िया कहाँ चली गई तुम इतने गुस्से से?
देखो माँ भी परेशान है, तुम फटाफट घर वापस आ जाओ। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना? हेलो, हाय, वो चुलबुल तो वॉशरूम गई है। फोन मैंने उठाया है। उसका दोस्त आई मीन पीके ने। गुंजन प्रतीक की आवाज सुनते ही सुन पड़ जाती है। एकदम उसका सिर घूम गया था। प्रतीक के शब्द उसके सिर में हथौड़े की तरह बज रहे थे। हेलो मैडम, हेलो, आर यू देयर? हाँ, कहाँ है वो? वे ठीक तो है ना? मुझे चिंता हो रही है। आप जो भी बोल रहे हैं पीके जी, जवाब दीजिए ना। ये आवाज मुझे उसके जैसी क्यों लग रही है? अंदाज भी गुंजन के जैसा ही है। तभी चुलबुल वॉशरूम से लौटकर प्रतीक के हाथ से फोन ले लेती है। वो तुम्हारा फोन आया हुआ है, कौन है ये? हाँ भाभी, मैं आ रही हूँ घर, आकर आपको कुछ बताती भी हूँ। चुलबुल, तेरे साथ कौन है वो? उसकी आवाज कड़क है ना आवाज इसकी। चलो मैं आकर बात करती हूँ आपसे भाभी। टेक केयर। ओहो, तो भाभी थी तुम्हारी। मैं तो कोई और समझ बैठा। कोई और कौन? तुम्हारी एक्स? प्रतीक ये सुनते ही आंखें नम करने का मस्त नाटक करता है। मेरी एक्स? आज वो जिंदा होती तो शायद उसे कभी एक्स होने ही नहीं देता। सच तो ये है कि मैं प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि एक मरी हुई लड़की के लिए ईमानदार रहा हूँ कि चाहूंगा तो सिर्फ उसे। और शायद तुम मानोगी नहीं, पर मेरी एक्स के जाने के बाद सिर्फ तुम ही हो जिससे मैंने बात की है चुलबुल। वो एकदम तुम जैसी थी, इतनी ही चंचल। तुम अच्छे इंसान हो पीके। तुम्हारी तरह प्यार करने वाला इंसान हर किसी को मिले। भैया भाभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस सबकी जोड़ी बनी रहे। और तुम करती हो किसी से प्यार? ये सुनकर चुलबुल शर्माती है और नजरें झुकाकर ना का इशारा करती है। करती नहीं हूँ, पर करना चाहती हूँ, और शायद एक दो मुलाकात में और कर बैठूं। गुंजन शिखर की गोद से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी दर्द से चीख निकलती है। शिखर जी। गुंजन जी, नहीं। और शिखर बेहोश हुई गुंजन को उठाकर कमरे में ले जाता है। डॉक्टर मैडम को बुलाया जाता है। शिखर, मैंने कहा था ना कि गुंजन को किसी भी तरह का स्ट्रेस मत देना, तो फिर ये सब कैसे? और तब डॉक्टर गुंजन का चेकअप करती है और गुंजन को भी होश आ गया था। डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे? बहुत बड़ी बात हो गई थी मैडम। तो मेरा मुंह मीठा आप लोग कराएंगे या मैं ही जोमैटो से कुछ ऑर्डर कर दूं? अरे शिखर, तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हारी गुंजन माँ बनने वाली है, इसलिए उसे चक्कर आ गए होंगे। और ये कैसी लापरवाही है? ये 1 महीने से गर्भवती है और तुम सबको पता तक नहीं है। सो वियर्ड। खैर, दवाइयां दे रही हूँ, ये टाइम पर इसे दे देना। शिखर और बाकी सबके चेहरे सफेद भूत की तरह थे। गुंजन का चेहरा कली की तरह खिल गया था। गुंजन बिस्तर से खड़ी होती है और उसके लड़खड़ाने पर शिखर आकर उसको थामता है। गुंजन उसका चेहरा सहलाते हुए उसका हाथ अपने पेट पर रखती है। शिखर, हमारा बच्चा शिखर। ये सुनते ही शिखर गुंजन को बिस्तर पर धकेल देता है। नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है ये हमारा बच्चा। शिखर बाहर चला जाता है। शिखर की इस हरकत से हिलकर गुंजन बेहोश हो जाती है। लो देखो जी, सांप के पेट में पाप पल रहा है और तुम लोग इसे मेरे मोड़े की बींदनी बनाना चाह रहे थे। मेरे रहते हुए तो ये कभी नहीं होगा। आज तो सिर्फ इसके झूले की रस्सी कमजोर की थी। अगर इसने दोबारा पंगा लिया तो इसका मैं क्या क्या कमजोर करने वाली हूँ, इसका तुम सबको अंदाजा भी नहीं होगा। शिखर बाहर आता है तो जानकी उसके पास जाती है। बेटा, मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, पर मेरी नाराजगी की वजह से मेरी बात सुनना बंद मत कर। गुंजन की ये हालत नहीं है कि वो और सदमा बर्दाश्त कर सके, पर ये बच्चा तुम दोनों का ही है, तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो? नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है मेरा बच्चा, ये बच्चा प्रतीक का है। पर तुम और गुंजन तो प्यार करते हो ना एक दूसरे से, तो शायद ईश्वर का आशीर्वाद हो ये। ओफो डैड, प्यार है गुंजन जी से, लेकिन जिस्माना नहीं, आत्मा का प्यार है, और मैंने उनकी आत्मा छुई है, ना कि जिस्म। ये क्या बोल रही हो शिखर? क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या इसका मतलब? हमारे छोरे ने इस उल्टा के साथ डिंग ना किया। जानकी, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत। तो फिर ये बच्चा गुंजन जी और उनके पति प्रतीक भैया का है। जिस इंसान ने इनके औरत होने का हर सुख, हर पहचान छीननी चाहिए, उसी इंसान ने इनकी कोख में एक जान दे दी। तभी चुलबुल आकर गर्म माहौल देखती है। ये सब बातें हो रही हैं तो आप लोगों से मेरी क्या ही कहूं। ना मेरी मोड़ी, तू बोलना, क्या बात हो गई, बता। वो माँ, भाई, दादी, मुझे कोई पसंद है, बहुत पसंद है। कौन है छोटी, और कैसे मिला, सब बता। अगर इनको पीके के बारे में सच बता दिया तो ये कभी हाँ नहीं बोलेंगे।
आखिर एक डेटिंग साइट पर भी भला कोई प्यार होता है क्या किसी को? मुझे कोई कहानी बनानी ही होगी। वो भैया मेरी कॉलेज में है और मैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गुंजन ने अपना फैसला ले लिया था। वो प्रतीक की ओर जा रही थी। उस रोज शिखर ने जो शराब छोड़ी थी वो फिर से उठा ली थी। वह खुद को नशे में चूर करके सब भूलना चाह रहा था। गुंजन, 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 जब ये नाम नहीं था तब सब कुछ सही था। ये दर्द मुझे क्यों देकर चली गई गुंजन आप? क्यों? माँ, जानकी माँ, बहुत दुख रहा है। जानकी आखिर शिखर को सीने से लगाती है। शायद गुंजन के आने की वजह तेरे मेरे रिश्ते के बीच की दरार को खत्म करना ही था बेटा। भूल जा उसे। वह लड़की अपने पति के अलावा और किसी की नहीं होगी। पति? और मैं क्या हूँ? मैं तो ठीक से प्रेमी भी नहीं बन सका। गुंजन बस में बैठी थी कि तभी बस रुकती है और बस में गीत और श्लोक चढ़ते हैं। वो बिना कुछ बोले गुंजन के बाजू वाली सीट पर बैठ जाते हैं। श्लोक, ये लड़की कुछ परेशान नहीं लग रही है? पर अगर पूछेंगे तो कहीं बुरा मान गई तो? अरे औरत हूँ मैं तो, बुरा क्यों मानेगी? बस तुम बीच में ना बोल पड़ना। पता चला मेरे पति को पब्लिक में कूट दिया। और गीत गुंजन की ठीक बगल में आकर बैठती है। वह गुंजन के चेहरे पर गहरी मासूमियत देखती है। कितनी मासूम हो आप, पर इस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? गुंजन कोई जवाब नहीं देती है। गीत समझ गई थी कि गुंजन अनजान लड़की से अपनी बात क्यों शेयर करेगी भला, इसलिए वह अपनी कहानी बताने लगती है। क्या हुआ सखी, जिंदगी ने थका दिया क्या? मुझे भी थकाया था। वो जो सामने बैठा है ना मेरा श्लोक, जानती हो उससे पहली बार कब मिली थी? जब मैं मरने की कोशिश कर रही थी, पर नियति ने श्लोक को भेजकर मुझे बचा लिया। बहुत तकलीफें आई, पर श्लोक ने ऐसा हाथ थामा इस गीत का कि मैं फिर से जीने लग गई। गुंजन गीत की बात ध्यान से सुन रही थी। गुंजन गीत से अपनी बात कहने लगती है। माँ ने हमेशा सिखाया कि पति के साथ निभाकर रखना ही मेरा पहला काम होगा, मेरा धर्म होगा। मैं निभाती गई। कभी लगता कि सब ठीक हो रहा है तो कभी लगता कि सब गलत। ससुराल के साथ तालमेल भी कभी ठीक कभी खराब ही चल रहा था। और फिर वो मेरी जिंदगी में आते हैं। कौन? गुंजन, शिखर। उनका आना किसी तूफान की तरह था जो मेरे मन की खिड़की से अंदर घुसे और हर तरफ उथल पुथल मचाकर चले गए। तुम प्यार करती हो उससे? गुंजन ये सुनकर चुप हो गई थी। उसे बार बार शिखर की याद तो सता रही थी, मगर ये रिश्ता भी कोई रिश्ता था, ये सोचकर वह खुद को हर बार पीछे खींच लेती थी। मुझ पर सिर्फ मेरे पति का हक है। वैसे भी शिखर जी ने जो गलती की है उससे उनके इरादे साफ जाहिर होते हैं। मुझे बस मेरे प्रतीक जी के पास जाना है। उधर प्रतीक ने चुलबुल के मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दिया था और चुलबुल खुशी से उसके सीने लगती है। अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। अब हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, ना मेरा परिवार ना मेरा भाई। थैंक्स पीके। प्रतीक बड़ा ही खुश था।